बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान के खलाई मिशन स्पार्को के बारे में, क्योंकि जब से इंडियन खलाई मिशन इसरो ने चांद पर कामयाब लैंडिंग की, उसके बाद पाकिस्तान के स्पार्को के बारे में काफ़ी सवालात उठे थे और आवाम की तरफ से यह जानना था कि स्पार्को कहाँ है और इसकी आज तक क्या कारकर्दगी रही है। नाज़रीन, इंडिया का खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर अपना मिशन मुकम्मल कर चुका है और चांद गद्दी प्रज्ञान 3 ने इसके बारे में बेशकीमत मालूमात फराहम की हैं। मिसाल के तौर पर चंद्रयान 3 की हासिल करदा डेटा से पता चला है कि चांद की सतह के ऊपर और सतह के नीचे दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस जगह से इंडियन चांदकारी ने डेटा लिया है वहाँ सतह पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सतह से चंद मिलीमीटर -10 लीटर तक गिर गया, और जिससे मालूम हुआ है कि चांद की सतह गर्माइश की अच्छी मसूल नहीं है। चंद्रयान 3 की चांदकारी पर प्रज्ञान से पता चलता है कि चांद की कुतुब जनूब पर कंदक मौजूद है। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन ने 26 अगस्त को चांद पर एक ज़लज़ले का सुराग भी लगाया, और इसी दौरान बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान का खलाई तहकीकाती इदारा स्पार्को स्पेस एंड एयर एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर कहाँ है और इसकी क्या कारकर्दगी है। और इसी सिलसिले में बुध को इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद की एयर यूनिवर्सिटी में एयर स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डीन डॉक्टर आदिल सुल्तान ने इंडिया और पाकिस्तान के खलाई प्रोग्रामों का मुआवजा किया और जायज़ा पेश किया, जिसमें यह बताया गया कि दोनों ममालिक के खलाई प्रोग्रामों का बरास्त मुआवजा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया के खलाई इदारे इसरो का बजट 1.8 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के स्पार्को का बजट सिर्फ 36 मिलियन डॉलर है, यानी इंडिया से 50 गुना कम। डॉक्टर सुल्तान ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम इंडिया से पहले यानी 1962 में शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान रेबर अव्वल के नाम से एक रॉकेट खला में भेजकर यह कारनामा सरअंजाम देने वाला दुनिया का 8वां और जापान और इसराइल के बाद एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के ताउन से मुतअद्दिद रॉकेट भेजे जिन्होंने खलाई मालूमात हासिल की, मगर फिर इंडिया ने 1965 और 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान का फोकस बदल गया और उसने खलाई साइंस के बारे फौजी तहकीक कर तवज्जो मरकूज कर दी। नाजरीन, इसके बाद 1974 में जब इंडिया ने पोखरान के मुकाम पर एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने को अपनी कौमी तरजीह बना दिया। डॉक्टर आदिल का कहना था कि चूँकि पाकिस्तान को इंडिया से ख़तरा था, इसलिए इसने अपने वसाइल दफाई टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल कर दिए और खलाई तहकीकात बहुत पीछे रह गई। और दूसरी जानब जब इंडिया के पास वसाइल भी ज़्यादा थे और इनकी तरजीहात भी हमसे अलग थीं, इसीलिए इनका खलाई प्रोग्राम बगैर किसी तातुल के जारी रहा और इसके नतायज आज हम देख रहे हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की खलाई मईशत 2040 तक 10 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, और अगर इंडिया इसका 10% भी हिस्सा हासिल कर लेता है तो ये 100 अरब डॉलर के बराबर होगी। पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो इस मार्केट में कहाँ हिस्सा वसूल करना चाहता है। डॉक्टर आदिल शहजाद ने मजीद बताया है कि तेज़ी से फैलती हुई खलाई मईशत में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान को सिविलियन तहकीक को फौजी तहकीक के अलग करके एक नई खलाई एजेंसी कायम करनी होगी, जिसमें खला से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी के माहिरीन काम करें। इसके अलावा पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी की सिविलियन इतलाक़ की तरफ जाना होगा और दफाई फ़वाइद से अलग हासिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी खलाई प्रोग्राम जो इंडिया से पहले शुरू हुआ है, शायद कम ही लोग जानते होंगे पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम इंडिया से ज़्यादा पुराना है, और पाकिस्तान रेबर अव्वल के नाम से 7 जून 1962 को ही एक रॉकेट खला में भेजकर ये कारनामा सरअंजाम देने वाला दुनिया का 8वां और जापान और इसराइल के बाद एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया था। इसकी तारीख बहुत दिलचस्प है। 25 मई 1961 को अमरीकी सदर जॉन एफ केनेडी ने कांग्रेस के ज्वाइंट मिशन में ऐलान किया कि अमरीका इस अशरे के ख़त्म होने से पहले ही इंसान को चांद पर उतारने का मंसूबा बना रहा है, और उसके लिए अमेरिका ने इंतहाई सरगर्मी से और इंतहाई बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी, और इसका कुछ अंदाज़ा इस मिशन से बजट से लगाया जा सकता है कि जो प्लेटरनी ORG नामी वेबसाइट अमेरिका को इस मिशन में बलाई फ़िज़ा में चलने वाली तेज़ हवाओं की लहरों की साख के मालूमात दरकार थी, और अमेरिका को एहसास हुआ कि इस मकसद के लिए बहर हिंद के इलाके में सबसे ज़्यादा बेहतर डाटा हासिल किया जा सकता है, और फिर यही से खलाई सांस में पाकिस्तान की एंट्री होती है। जुलाई 1961 में सदर अयूब खान ने अमेरिका का दौरा किया, जिसमें उन्हें ज़बरदस्त पेशगोई मिली और सदर कैनेडी ने हवाई अड्डे पर मिस्टर और मिसेस अयूब खान का इस्तकबाल किया। सदर अयूब के दौरे के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने खलाई प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी
جسے سن کر پاکستانی وقت کے ارکان حیرت زدہ رہ گئے اور پھر صدر ایوب نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اپنے وقت میں موجود نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جو ان کے سائنسی مشیر تھے ان کو اس کام پر مأمور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ایک نوجوان اہلکار ڈاکٹر طارق مصطفیٰ جو اتفاق سے اس وقت امریکہ میں موجود تھے ان کے ساتھ ناسا کے ساتھ صرف 2 دن کے اندر معاملات طے کر ڈالے تھے۔ ناظرین، 1 سال سے بھی کم عرصے میں پاکستان خلا میں راکٹ داغنے کا اہل ہو گیا اور 7 جون 1962 کو پاکستان نے بلوچستان کے علاقے سونیانی سے ریبر اول نامی راکٹ داغا جس نے 130 کلومیٹر تک بلندی حاصل کی۔ اس کے بعد ریبر دوم داغا گیا اور ان دونوں راکٹوں کے بلائی کرۂ ارض افواج کے دباؤ اور اسٹرکچر کے بارے میں ناسا کو اہم معلومات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ اس مشن نے بادلوں کی تشکیل، سمندری طوفانوں اور بحیرہ ارض میں موسم کے بارے میں قیمتی معلومات اکٹھی کی۔ اس کے بعد پاکستان نے اگلے 10 سالوں میں 200 کے قریب راکٹ خلا میں بھیجے اور 1973 میں اپولو مشن میں حصہ لینے والے 3 خلا بازوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا جن کا بڑا پرشکوہ استقبال ہوا تھا، لیکن پھر ڈاکٹر عادل سلطان کے بقول یہ تمام پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے مختص کر دیا گیا تھا اور سویلین تحقیق کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد پاکستان نے اپنی خلائی تحقیقاتی سائنس کو چھوڑ کر سارا کا سارا فوکس دفاعی بجٹ پر کر دیا تھا اور پاکستان دفاع کی طرف چلا گیا تھا، جس وجہ سے پاکستان اسپیس ریسرچ سینٹر میں پیچھے رہ گیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جو رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر، ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ رہیں۔